हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर हम आज की इस वीडियो पे ओनली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां पर हम आपको उस क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आप यदि उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अभी तो हम प्रैक्टिस सेट 8 अपलोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 9 की भी तैयारी आपके साथ मिलकर कर सकें। और यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। ऑप्शन है सेंटीमीटर ऑब्लिक किलोग्राम, से मीटर प्रति किलोग्राम, इसकी कोई इकाई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का आपका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध होता है। ऑप्शन देगा यस इजकल टू टी अपॉन डी, एस इजकल टू डी अपॉन टी, एस इजकल टू डी इंटू टी, एस इजकल टू डी माइनस टी। तो आप में से सभी इसका सूत्र लगाएंगे और एस इजकल टू डी अपॉन टी। तो यहाँ पर बता दूं, चाल बराबर एस बराबर दूरी, दूरी बटा समय। आप पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन है स्थैतिक ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, थर्ड है स्थैतिक ऊर्जा, चौथा है गतिज गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो आपको बताना है कि कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो आप बताओगे कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो सदैव धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठान दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 100, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है -40 डिग्री सेल्सियस और डी है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस दोनों की इकाइयाँ बराबर होती हैं। आता है प्रश्न क्रमांक 5, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना क्या होगा। तो आपको पता है एफ इजकल टू 1/2 डी, ऐसे कुछ होता है फार्मूला इसका। ठीक है, तो आप बता दोगे कि इसका क्या होगा। ऑप्शन है 4D, 2D, सी इजकल टू 1D और 3D। तो आप में से इसका जो सही उत्तर लगाओगे 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इनको हम जोड़ देंगे कि 10, 8, 18 हो गया और प्लस 7 जोड़ देंगे, तो इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा। तो आप में से आप इसे तुरंत आंसर लगा दोगे क्वेश्चन नंबर 6 का कि 25 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, पर यहाँ पर न्यूटन दिया तो ये तो होगा नहीं, पास्कल दिया ये तो होगा नहीं, जूल दिया ये तो होगा नहीं, केवल ओम दिया तो ओम वाला क्वेश्चन नंबर 5 का डी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि में स्रोत और अवरोध के बीच न्यूनतम दूरी बिंदी बिंदी होनी चाहिए। ऑप्शन है 172 मीटर, 70.2 मीटर, 344 मीटर और 34.4 मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। 282, 283, 823, 238। तो यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण। तो आपको पता है कि हम क्रमांक कक्षा भरते हैं तो पहले 2, फिर 8, 18, ठीक ऐसे होता है। तो आप इसे देखो कि यहाँ पर 2 है, पहले 8 तो होगा नहीं, 283, ठीक है ना, 283 ये भी होगा नहीं। अब अच्छा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जितना होता है आप उसे जोड़ेंगे, जितना होगा आप उसे टिक कर देंगे। तो आप इस प्रकार से लगा दोगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता है कि आपका एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, चलिए अगला है, धोने का सोडा क्या है। ऑप्शन है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। तो आप में इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसलिए मैं बोला सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए होगा। आप इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो एक धातु है, क्या धातु से कुछ चीज धुला जा सकता है, नहीं।
ये होगा नहीं, इसमें भी एल्युमिनियम, ये होगा नहीं। सोडियम कार्बोनेट, तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, जैसे अंडा हो गया, अंडा का जो बाहरी परत होता है वो सोडियम कार्बोनेट का बनाता है, तो क्या आप उससे धुल पाओगे, नहीं धुल पाओगे, ठीक है। सॉरी, वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। लेकिन फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, कि उसमें बाय मतलब पानी रहता है, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र लिखोगे NaHCO3, क्या होगा NaHCO3, इसका जो होगा सिद्धर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन बिंदी बिंदी में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्याख्या की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के गुण के समान होता है। ऑप्शन है 1860 में, दूसरा 1964 में, थर्ड है 1844 में और फोर्थ है 1864 में। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे 1864 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि उन्होंने सन 1864 में इस चीज़ का पता लगाया था। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 11, पूछा गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। तो आपको बताना है क्या होगा, पानी का निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होगा, इसमें से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो आप देखो पानी का निर्माण तो होगा नहीं, जिंक ऑक्साइड का निर्माण तो होगा नहीं, कोई क्रिया तो होगी भाई जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट आपका बनेगा। ऑप्शन 11 का 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों चाक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा। क्या होगा, चाक का रासायनिक नाम होगा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड है CO2, फोर्थ है हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर लगाओगे आप हीलियम होगा, ठीक है। क्या होगा, हीलियम होगा, कि गुब्बारों में हीलियम भरा जाता है। यदि आप हाइड्रोजन भरोगे तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, क्रियाशील तत्व तो होता है एक तरह से बोला जाए, और बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो पूछा गया किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। तो ओजोन अपघटन द्वारा तो होगा नहीं, ठीक है ना। एल्युमिनियम भैया, एल्युमिनियम क्या है, हमारा धातु है, तो धातु हम किससे करते हैं, वैद्युत अपघटन से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नेक्स्ट है पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा इथेन, थर्ड है मीथेन, चौथा है एसिटिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका इसका पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का आप क्या लगाओगे, एथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बच्चों अपमर्जक होते हैं। तो आप बताना अपमर्जक क्या होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण, संश्लेषित पदार्थ या क्षारी। तो आप में इसका जो सही उत्तर लगाओगे, पहले तो आप जान लीजिए अपमर्जक होता क्या है। आप जो घरों में साबुन निरमा यूज करते हुए एक प्रकार का अपमर्जक है, जिससे किसी भी चीज़ को आप साफ करते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अम्ल मिला होता है, मतलब थोड़ा सा अम्ल मिला होता है और ज़्यादा मात्रा में क्षार मिला होता है। आप देखोगे कि साबुन थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है ना, लेकिन हल्का सा उसमें अम्लता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप बोलोगे अपमर्जक क्या होता है, आपका दुर्बल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। और यहाँ पर ये अपमर्जक की बात की गई है तो आपके निरमा से किया गया, डिटर्जेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ 17, भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र खोज की थी। ऑप्शन है सीवी रमन ने। तो सीवी रमन द्वारा तो प्रकाश का खोज किया गया था कुछ, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बी है जगदीश चंद्र बोस, आपका जगदीश चंद्र जी का बोस तो इन्होंने किया था पेड़ से संबंधित। थर्ड है जयंत नरलिकार, ये तो होंगे नहीं। थर्ड है वीरबल साइनी, ये तो पक्षियों के माध्यम में कुछ वैज्ञानिक थे। लेकिन यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस जी थे जिन्होंने खोज किया था, जिससे वे पता लगा सकते थे कि पौधों की वृद्धि कितनी हो रही है। नंबर 18 है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है उत्परिवर्तन विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ओपेरन अवधारणा। तो आपको बताना है कि उत्परिवर्तन की खोज किसने किया था, आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप में से सभी पहले टिक करेंगे उत्परिवर्तन का, ठीक है। क्या करेंगे, पहले का डी ब्रिज, कि हमने डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का खोज किया, ठीक है, कर दिया उन्होंने। विकास का सिद्धांत किसने किया था, डार्विन ने किया था। तो डार्विन कहाँ पास है हमारे, ठीक है,
दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो विकास का सिद्धांत अपना डार्विन ने किया था। एक जीन एक परिकल्पना की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे कि एक जीन एक परिकल्पना की खोज हमारे ब्रिडल एवं टैटम ने किया था। अब बचता है आपका ओपेरन आवरण, ठीक है, अवधारणा। तो आपका हो जाएगा जैकब और मोनोड हो जाएगा, क्या होगा, जैकब और मोनोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप इसका जो उत्तर लगाओगे क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है, लोहा, जस्ता, कोबाल्ट या निकेल। तो आप सभी को इसका उत्तर लगाओगे कि विटामिन बी 12 में आपका क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। पर आपको बता दो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कभी कि आप पूछता है कि बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप बताएं कि बी 12 की कमी जब हो जाती है तो जब हमारे हाथ पैर पे कहीं कट हो लग जाता है तो हमारे वो क्या होता है, खून का थक्का नहीं पड़ पाता, ठीक है ना, रक्ताल्पता की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप रक्त को समझकर आप आयरन टिक करेंगे लोहा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि विटामिन बी 12 में हमारा क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट होता है, ठीक है। अगला है बच्चों, सूची 1 को कीट रोग वाहकों का सूची 2 में दिए गए संचालित रोगों से सही जोड़ मिलाइए। ऑप्शन ए है और सूची 2 है। तो आपको पता है एनोफिलीज मच्छर क्या होता है, ये मलेरिया के लिए जाना जाता है। भैया काट देगा तो मलेरिया हो जाता अपने को। तो मादा एनोफिलीज मच्छर का होगा मलेरिया। तो देखते हैं एक आचार किस में है, तो एक आचार केवल इसी में है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे मिलाते हैं क्यूलेक्स। तो हमसे पूछता है क्यूलेक्स किसके कारण होता है, तो क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया के कारण। क्यों फाइल इधर से उधर घूम रही है, बोलते हैं ना दफ्तर में कि जो फाइलें हैं क्यों सरकार इधर से इधर हमको घुमाते रहते हैं। तो फाइलेरिया आप इस तरह याद कर सकते हो, क्यूलेक्स का फाइलेरिया, ठीक है ना। रेत मक्खी, रेत मक्खी क्या होती है, देखो रेत क्या होता है, कभी काला काला होता है, ठीक है, क्या होता है रेत थोड़े थोड़े कभी कई जगह काले काले रेत मिलते हैं ना, तो हो जाएगा रेत मक्खी काला जार। सीसी मक्खी, अब जब आपके कान के पास मक्खी सिरसिराएगी आवाज़ करेगी तो आप सो पाओगे, नहीं सो पाओगे। तो आप रखोगे यार कि सीसी मक्खी का हो जाएगा नींद की बीमारी, क्या हो जाएगा, नींद की बीमारी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, बिंदी बिंदी अंडाप का एक भाग नहीं है। ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेश्वर या स्टाइल। तो आपको बताना अंडाप का कौन सा भाग नहीं है। आपको पता है कि वर्तिकाग्र फीमेल में होता है, फूलों के फीमेल पार्ट में होता है। अंडाशय और स्टाइल ये भी तीनों चीज़ें होते हैं फीमेल पार्ट में होता है फूलों के, और केवल मेल पार्ट में होता है पुंकेश्वर फूलों के, ठीक है ना। तो आप इसका पुंकेश्वर से उत्तर लगा दोगे, टिक, ओके। आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं, कौन से अनुकूलन माने जाते हैं पर्यावरण के अनुसार आर किसे, ठीक है। ऑप्शन है काम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण, कम करना, पुनः बनाना, पुनः उपयोग, पुनःवर्तन, पुनः व्यवस्थित और पुनः बनाना, पुनः चक्रण, पुनः व्यवस्थित और पुनः अपवर्तन, ठीक है ना। तो आप में से इसका जो सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि हम पहले तो बात है कि कुछ चीज़ बनाएंगे कम बनाएंगे, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे यदि देखो हम पहली बात तो पेंसिल का हम पुनः कैसे इसको पर्यावरण के माध्यम से जो हम पर्यावरण के हित में रहे, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इसकी मात्रा कम बनाएंगे, ठीक है ना। यदि मात्रा कम बनाएंगे तो हम पुनः इसका उपयोग भी कर सकते हैं, दोबारा कर लेंगे, और यदि खराब हो जाता है हम इसे फिर से रिपेयर करेंगे पुनः। तो आप देखते हैं कहाँ है, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ठीक है, देखो कम बनाना, काम करना, फिर से उसको पुनः बनाना यार, तो ये गलत बात हो जाएगा ना। पुनः व्यवस्थित करना ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है ना। पुनः चक्रण सही है, पुनः व्यवस्थित, पुनः वर्तन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अनुमस्तिष्क मतलब हमारे मस्तिष्क का अगला वाला भाग को, फोरहेड को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो बिल्कुल भाई बना के रखता है, ठीक है ना। यहाँ पूछा है सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनाने, बुद्धिमत्ता इत्यादि गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये बात सही है कि करता है ये। थर्ड है यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, तो भाई हाँ हल्का ये पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। आप मस्तिष्क के जाओगे कान के नीचे वाले भाग को हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा सही। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, बिल्कुल ये पक्ष मस्तिष्क का भाग है। तो आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 का आपका उत्तर हो जाएगा कि ये भाग कार्य नहीं करता, ठीक है। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 24 एक पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। PLX डिवाइस, नाविडिया कॉर्पोरेशन,
इनोकोशियन प्राइवेट कंपनी, इंटेल कॉर्पोरेशन। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप बताओगे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर आप देखो कई जगह, यदि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी होगा तो आप देखो अधिकतर इंटेल का ज़्यादा उसमें दिखता है आपको, तो आप इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाया था अपना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडो को निम्नलिखित में से कौन से बेहतर रूप में व्यक्त किया जाता है? विंडो खुली जगह में जो कंप्यूटर के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। तो ये भाई बात तो गलत है यार, ठंडा करता नहीं है। विंडो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणित प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बात भी गलत है भाई, ये तो प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना, करेगा वही ठीक करेगा इनको। विंडो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन्स को बड़े पैमाने में यूज करता है। तो ये बात सत्य है कि देखो विंडो क्या होता है, कंप्यूटर के सामने हम जब बैठते हैं तो वे सामने हम देखते हैं कंप्यूटर को, वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। मतलब इंटरफेस मतलब जो हमें दिख रहा है उसे हम इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसके आइकन जो होते हैं उसमें आप देखोगे बड़े बड़े आइकन रहते हैं, देखोगे किसी चीज़ का आइकन बड़ा बड़ा होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। इस प्रकार से थर्ड है विंडो हार्डवेयर है जिसका उपयोग डाटा और ग्राफिक्स में कंप्यूटर डालने, तो ये नहीं होगा। तो इसके प्रकार से आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो सेट में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ तो आप तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।